गुड मॉर्निंग एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे हिफाजत से होंगे। जनाब, हम कोशिश तो करते हैं शो स्टार्ट करें अच्छी अच्छी बातों से, लेकिन आज के लिए लगता है कि कोई भी ऐसी बात नहीं बची है जिसमें हमें कोई अच्छी की उम्मीद नज़र आ रही है। अगर क्रिकेट की बात करें, आप देखें हमारा आगाज़ अच्छा नहीं हुआ पहले टेस्ट मैच में, उसकी बात तफसीलन करेंगे आगे बढ़कर। और अगर हॉकी के मैदान में भी देखें तो आपको पता ही है कि जो मैच हम हारे हैं कल, उसकी वजह से हम उस जो है पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए हैं, तो उसकी भी बात होगी आगे चलकर। लेकिन इस वक्त जो सबसे पहली बात करनी है वो पेट्रोलियम मसनूआत की करनी है। एक तरफ बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है जिससे इनडायरेक्टली महंगाई में कमी होने का इंदिया दिया जा रहा है। जो होती है या नहीं होती इसका पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि जो बराह रास्त आवाम इस्तेमाल करते हैं उसमें इजाफा कर दिया गया है। तो ओगरा ने 20 अगस्त के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 अगस्त के लिए डीजल 32 रुपये 63 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। इतना बड़ा जो है रिलीफ दिया गया है डीजल की कीमतों में। और डीजल की फी लीटर नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे मुकर्रर की गई है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 3 रुपये 37 पैसे 337 रुपये 51 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। और इससे पहले इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का ये कहना था कि हुकूमत को अवाम की मुश्किलात और तकलीफ का एहसास है। जो भी अवामी रिलीफ मुमकिन हो सकेगा हुकूमत फौरी तौर पर उसको डिलीवर करेगी, उसकी कोशिश करती है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सब्सिडी का फैसला भी उसी रिलीफ का हिस्सा था। अली परवेज़ मलिक का ये भी कहना था कि हुकूमत जो कोशिश कर रही है इससे ये मुश्किल वक्त ज़रूरत जो है ख़त्म होगा और हुकूमत आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। तो जनाब, आप जानते ही हैं कि जब भी बहुत बड़ा रिलीफ आता है, हम देखते हैं वज़ीर आज़म ख़ुद भी कभी कभार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए रिलीफ पहुँचाते हैं। अली परवेज़ मलिक भी इस रिलीफ को पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी अली परवेज़ मलिक आते हैं हमें ये पता होता है कि कहीं अगर आपको इजाफा दिखाई दे रहा है तो कहीं कमी भी आपको देखने में नज़र आएगी। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन में भी इजाफे और कमियों की बात करते हैं। इस वक्त काफ़ी भौचाल मचा हुआ है सियासी मैदानों में, तो आपको बताएं उसके मुतालिक हुकूमत ने बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का ये फैसला चैलेंज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के जरिए दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत की। ये हुक्म इख्तियार समाज से तजावज़ करता है, इसलिए इस पर नज़रसानी की जाए। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 के रूल नंबर 197 में कैदी को जेल से बाहर अस्पताल मुंतकिल करने का तरीक़ाकार वाज़ेह है। बाज़ सूरतों में हुकूमत की मंजूरी और इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात के ज़रिए कार्रवाई ज़रूरी होती है, जबकि अस्पताल मुंतकिल किए गए कैदी की पुलिस निगरानी भी लाजिम है। उधर अस्पताल मुंतकली केस में बानी पीटीआई की बहन उज़्मा खान ने इजाफी दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए हैं। इजाफी दस्तावेज़ात में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क रवानगी की तफसीलात शामिल हैं, जबकि माजी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के अपने वालिद नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात के लिए जारी अदालती अहकामात की तफसील भी शामिल है। उज़्मा खान की जानिब से जो इजाफी दस्तावेज़ात दी गई हैं उसमें सदर आसिफ अली जरदारी को माजी में जेल में फराहम की गई सहूलियात का भी जिक्र किया गया है। और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने कभी सेहत पर कोई सियासत नहीं की है। बानी पीटीआई इक़्तिदार में थे तो मुखालिफिन को ताने दिया करते थे। हमारी जमात ने जो भी दौर हो, चाहे इक़्तिदार हो या अपोजिशन हो, हमेशा यही पॉलिसी रखी कि सेहत के मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। हर कैदी का हक होता है कि उसको सेहत की जो सहूलियात हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो फराहम की जाएं, और वो इनको भी फराहम की जाती रही हैं, की जाती रहेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिल के फैसले पर अमल दरामद होगा तो बात बनेगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इम्प्लीमेंट हो, जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो। ये सार्डर आने तक बड़ा अरसा गुजर गया और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारों से कि इसको बड़ा दिल करें। ये हमारा द मिनिमम राइट है जो हमें मिलना चाहिए। और खान साहब हॉस्पिटल में किसी सूरत शिफ्ट नहीं हो रहे किसी डील के तहत, सिर्फ और सिर्फ इलाज की खातिर हो रहे हैं। और खान साहब का इलाज वहाँ होना बड़ा ज़रूरी है। ये हमारा पहले से मुतालबा था कि वो उनके ज़ाती मालिजीन हो, उनके फैमिली मेम्बर हो, वो इस हॉस्पिटल में शिफ्ट हो, उनका इलाज हो और उनके टेस्ट हो। जब इलाज और टेस्ट ख़त्म होंगे
तो खान साहब का ये राइट है, ये हक है, ये आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया जिसके लिए बड़े अरसा तक इंतज़ार किया। इस ऑर्डर तक जबकि सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का सोचा समझा फैसला है। सर, हुकूमत ने जो आज अपील फाइल की है, इसके ऊपर आपका क्या लगता है कि मैं समझता हूँ ये अच्छा अमल नहीं है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वेल कंसिडर्ड सोचा समझा फैसला है, वो इतनी आसानी से तब्दील नहीं होने वाला। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक नून लीग से ताउन मुअत्तल रहेगा। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर हैं या नहीं ये नहीं जानता, लेकिन दाल में कुछ काला ज़रूर है। सूबों से मुतल्लिक बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नए सूबों से मुतल्लिक अवाम का जो फैसला होगा पीपल्स पार्टी साथ होगी। सिस्टम कोलैप्स जो अल्फाज इस्तेमाल किया गया काफ़ी भारी है, और अब मोहसिन भाई सियासत में शायद तर्जुमा नहीं रखता, तो ये काफ़ी हैवी अल्फाज। इस वक्त मैं इन हाउस तब्दीली पे फोकस तो नहीं हूँ। कोई ऐसा एक कानून आ जाए जो कि कौमी मफाद का हो, जो ऐसा इशू हो जो हम मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस लिमिटेड इश्यूज़ के हद तक कोऑपरेट कर सकती है। लेकिन इस वक्त मेरा पार्लियामानी पार्टी, मेरे पार्टी के कारकुन कोई मूड में नहीं है कि हम इनके साथ कोऑर्डिनेट करें। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे है, होगा पेज एक भी हो सकता है, लेकिन दाल में तो कुछ काला है। मुझे नहीं मालूम कि वो है क्या, लेकिन कुछ तो है। कुछ तो है, क्योंकि मुलाकातें भी जारी हैं, अपोजिशन लीडर से मुलाकातें भी हो रही हैं। अच्छा, दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की भी अपोजिशन रहनुमा से मुलाकात हुई है, उस पर हमने बात करनी है। खालिद कयूम सीनियर तजियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खालिद साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ जी। खालिद साहब, राना साहब तो कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला कहाँ है, या पूरी दाल ही काली, या आपको दाल में कुछ काला नजर आ रहा है या पूरी दाल काली नजर आ रही है? देखिए कि एक मैं समझता हूँ कि बड़ी एक खुशगवार सियासत के अंदर आप इसको तब्दीली कह सकते हैं कि जिस तरह पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कल जो है वो अपोजिशन चैम्बर में गए, और आप कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और सेनेट में अपोजिशन लीडर दोनों के साथ उनकी मुलाकात हुई। पीटीआई की क़यादत के साथ जो है वो मुलाकात हुई, और मैं समझता हूँ कि ये सियासत के अंदर जो है ये बड़ी एक अच्छी तब्दीली है। और इसके साथ देखिए कि स्पीकर कौमी असम्बली के साथ भी अपोजिशन की जो पार्लियामानी क़यादत है उनकी जो है वो मुलाकात हुई। फिर आपने देखा कि जो बैरिस्टर गोहर हैं, चेयरमैन हैं पीटीआई के, उनकी वालदा के इंतकाल पर भी मुस्लिम लीग नवाज के भी बड़े आला सतही वफूद जो हैं उनके घर ताज़ियत के लिए गए, और पीपल्स पार्टी के जो आला सतह वफूद हैं वो भी उनकी तरफ गए। और एक तेजी के साथ लग रहा है कि एक रुआवत जो थे, पहले तो जो अपोजिशन थी पार्लियामेंट के अंदर वो गैर फाल हो चुकी थी, क्योंकि अपोजिशन को एंगेज जो है वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं किया जा रहा था, या वो खुद एंगेज नहीं हो रहे थे। तो अब ऐसे लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर जो है जो एक डेडलॉक आप कह सकते हैं हुकूमत, अपोजिशन और सियासी जमातों के दरमियान जो है वो डेडलॉक जो है वो खत्म होने की तरफ तेजी के साथ जा रहा है, और एंगेजमेंट जो है वो बढ़ रही है। यही पार्लियामेंट का हुस्न है कि पार्लियामेंट जो है डेडलॉक इसको उसमें बर्फ पिघलती हुई हम देख रहे हैं, या ये पीपल्स पार्टी के साथ है, क्योंकि उनके चेयरमैन मिल रहे हैं अपोजिशन लीडरान के साथ, और जो हुकूमती हल्के हैं वहां पर तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए हिदायत दी जा रही हैं शहबाज शरीफ साहब को। तो आपको क्या लगता है, हुकूमत अगर इसमें कोई एक्टिव नजर आती तो बिलावल भुट्टो जरदारी की जगह कोई और हुकूमती लीडर हमें दिखाई देता? देखिए, सियासत जब खुलती है, जब एक तो मैं आपको बताऊं कि सियासत एक जगह खड़ी नहीं रहती, सियासत जो है वो बदलती है।
सियासत के अब पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि नए जो रंग हैं वो सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक अच्छा माहौल पार्लियामेंट के अंदर आ रहा है। तो उसमें जो है वो तमाम जमातों के दरमियान एंगेजमेंट बढ़ रही है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बढ़ रही है, बल्कि देखिए कि इत्तेहादी जो जमात है पीपल्स पार्टी, उनकी भी एंगेजमेंट जो है अब वो अपोजिशन के साथ जो है वो बड़ी है। और ये पिछले कुछ दिनों से, खास तौर से जब से आजाद कश्मीर के अंदर जो तलखी आई है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इंतखाबी अमल के दौरान, उन दिनों से ही जो है एक बिलवास्ता तौर वाबत जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की जमात के पीटीआई के साथ जो है वो चल रहे थे। लेकिन पाकिस्तान का जो कौमी सियासी मंजरनामा है उस पर भी जो है वो काफी जो है वो पिछले कुछ दिनों से तब्दीलियां रूनमा हुई हैं। और आपने देखा कि किस तरह इस वक्त आप इस्लामाबाद में हैं, तो लगता है कि उनकी हवाओं का असर कुछ आप पर हुआ है, जो खुशनुमा एक असर कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि हुकूमती हलकों में तो इस वक्त भौचाल मचा हुआ है। हुकूमती हलके तो इस पर भी बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से ये सारी सूरत हाल को रोका जा सके। जो अहकामात आए थे 48 घंटे के थे, हम 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम देख चुके हैं, अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है और उसको चैलेंज भी कर दिया गया है। आपको लगता है कि हुकूमत यहाँ पर किसी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो सहूलत बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अहकाम दिए हैं, इस तरह की सहूलत जो है वो माजी में जो है वो तमाम सियासी जमातों की जो क़यादत है, ख़ास तौर पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी ले चुके हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जो हैं वो भी ले चुके हैं। और ये किसी भी मैं समझता हूं कि सियासी कैदी का आईनी और कानूनी हक है और ये हक जो है वो मिलना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि हुकूमत जो है वो इसमें कोई बड़ी रुकावट डालना चाहती है। हाँ, हुकूमत ये जरूर चाहती है कि इस रिलीफ से, जो पानी पीटीआई को रिलीफ दिया गया है, इससे कोई डील का तासर जो है वो नहीं जाना चाहिए। इसी हवाले से थोड़ा उनकी तरफ से मैं समझता हूं कि थोड़ी मज़ाहमत जो है वो आई है और वो सुप्रीम कोर्ट में वजाहत के लिए गए हैं। और इस तरह जो है ये जो सहूलत दी जा रही है, इस तरह की सहूलतें जो है, देखिए जब कोई सियासतदान जेल में जाता है, जब कोई बड़ी सियासी शख्सियत जेल में जाती है, तो फिर इस तरह की बातें और चेमगोइयां जो हैं वो हमेशा होती हैं और इसके नतीजे में जो है वो मामला जो हैं वो आगे बढ़े भी हैं। तब्दीली भी सियासत के अंदर हमेशा आई है। और जब भी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जब जेल में थे, बड़ी तवील जेल उन्होंने काटी, तो वो जब हॉस्पिटल मुंतकिल होते थे तो वहां हॉस्पिटल में ही उनके रवाबत जो है वो अपनी पार्टी के लोगों से भी बढ़ते थे और जिस तरफ आपका इशारा है उस तरफ। खालिद साहब, इन दोनों बातों को आपने बिल्कुल ठीक मेंशन किया है, लेकिन आप क्या समझते हैं पीटीआई की अगर बात करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग की तो हम बात कर चुके हैं, पीटीआई की बात करें तो सुहेल आफरीदी किस किस्म के वजीर आला साबित हो रहे हैं? क्योंकि ये रिलीफ ये उनके दौर में हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि जो अली अमीन गंडापुर थे वो जलसे भी करते थे, वो सड़कों पर भी निकले, उन्होंने लोग भी इकट्ठे किए, हिमायती भी इकट्ठे किए, तो उसके बावजूद भी उनके दौर में ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसा कोई जो है मूवमेंट नहीं आया जिसमें हमें रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दिया। तो उनकी क़यादत को कैसे समझ रहे हैं आप, सुहेल आफरीदी की क़यादत को? मैं समझता हूं कि ये जो एंगेजमेंट थी वो अली अमीन गंडापुर के दौर में बहुत आगे बढ़ चुकी थी और उस वक्त ये तो एक रिलीफ जो आपको नजर आ रहा है, ये तो एक अस्पताल जाने का रिलीफ है। उस वक्त जो नवंबर का जो धरना था, नवंबर का जो पीटीआई का एहतजाज था अली अमीन गंडापुर की वजारत आला के दौर में, तो उस वक्त तो मामला जो है वो उनमें बहुत आगे पेशरफ्त जो है वो हो चुकी थी और उसमें ये बातें भी उस वक्त चल रही थी कि बानी पीटीआई को जेल से जो है बनी गाला शिफ्ट करने के मामलात में भी जो है वो बातें आगे बढ़ रही थी। तो उस वक्त मैं समझता हूं कि रुकावट अली अमीन गंडापुर नहीं थे और रुकावट जो है उस वक्त भी जो है वो अडयाला जेल ही थी और वहां से ही जो है खास तौर पर जो बानी पीटीआई की अहलिया हैं
उनकी तरफ से भी जो है इसमें मुज़ाहमत आई, जिसके नतीजे में मामला आगे बढ़ने की बजाय वहां पर डेडलॉक का शिकार हो गए। और इसी तरह अब जो है वो चूंकि वहां से अडयाला जेल से मज़ाहमत नहीं हो रही, वहां से मुफाहमत की आवाजें आ रही हैं, ठीक कह रहे हैं आप, तो उससे जो है चीजें आगे बढ़ती हुई आपको बिल्कुल नजर ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे गुफ्तगू करने के लिए। सियासी सूरत-ए-हाल पर तबसरा हो रहा था, ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। एक केस जिसका पीछा हम मुसलसल कर रहे हैं और वहाँ से कुछ पेशरफ्त जो है, अहम पेशरफ्त सामने नहीं आ रही है, लेकिन जो भी डेवलपमेंट हो रही है आपसे शेयर कर रहे हैं। मीर रज़ा अली कत्ल केस की बात कर रहे हैं। 3 हफ्ते गुजर गए हैं, केस का सिरा नहीं मिला है। मीर रज़ा कत्ल केस के वकील ने वज़ीर आला सिंध को 22 सफ़ात का ख़त लिखकर साबिक तहकीकाती टीम के ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया और कहा है कि मौजूदा टीम भी खुदकुशी के बयानिए के गिर्द तहकीकात को आगे बढ़ा रही है। तो इस पर क्या पेशरफ्त हुई है, इसी हवाले से जानते हैं। साजिद रऊफ़, नुमाइंदा कराची, हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कि जो ये वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के नाम ख़त लिखा गया है तफ्तीश के बारे में, उसकी बराह रास्त निगरानी की भी दरख्वास्त की गई है, मजीद क्या कहा गया है इसमें? अनिक, बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की। और अनिक, सबसे पहले तो ये बताते चलूं कि मकतूल नौजवान मीर रज़ा कत्ल केस को आज 23 रोज़ गुजर चुके हैं। एक तरफ इसकी तहकीकात जारी है तो दूसरी जानिब शहर के शहरियों की जानिब से, कराची के शहरियों की जानिब से, मकतूल के दोस्तों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। और कल हमने ये देखा कि कराची का जो एक गोलीमार का इलाका है, गुलबहार जिसे कहा जाता है, वहाँ के ताजरों की जानिब से भी मकतूल मीर रज़ा के कत्ल के खिलाफ जो है एहतजाज किया गया, जिनमें इस एहतजाज में जो है मकतूल के जो वालिद थे वो शरीक हुए। और एहतजाज के दौरान ये पैगाम दिया गया कि इस कत्ल में मुलविस मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए और इसकी जो गैर जानिबदाराना जो तहकीकात की जाए। कल एक और इस केस में डेवलपमेंट हुई। मकतूल मीर रज़ा का जिस मेडिकल लीगल ऑफिसर की जानिब से जो पहला पोस्टमार्टम किया गया था जिना अस्पताल में, उसामा शेख, उसको भी तहकीकाती कमेटी ने कल तलब किया था और तकरीबन 2 घंटे तक जो है नई तहकीकाती कमेटी जो कि DIG आमिर फारूकी की सरबराही में कायम है, उन्होंने उसामा शेख से तफ्तीश की और उनसे सवालात किए। कल एक और इस केस के अंदर एक और जो डेवलपमेंट ये हुई कि जो मकतूल मीर रज़ा के अहले खाना है, उनके वालिद के जो वकील हैं, अहले खाना के वकील जिब्रान नासिर की जानिब से तकरीबन 22 सफ़ात पर तफसीली ख़त जो है वो वज़ीर आला सिंध को अरसाल किया गया। और ये ख़त, इसकी जो नक़ूल है वो पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जो इस कत्ल की तहकीकात के लिए जो नई तहकीकाती कमेटी बनाई गई है उसके DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी को भी इसको जो है वो इसकी नकुल फराहम की गई है। साथ ही उनसे ये मुतालबा किया है कि वज़ीर आला सिंध से ये मुतालबा किया है कि वो बराह रास्त इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी निगरानी करे। और जो खत में ये भी मुतालबा किया गया है कि जो साबका तहकीकाती कमेटी थी उसके खिलाफ जो है वो एक कार्रवाई की जाए, महकमाना कार्रवाई की जाए, उनकी जो गफलत थी, कोताही की गई, उसको जो है वो सामने लाया जाए। केस उस खत में ये भी एक बात अहम जाहिर की गई है कि जो नई तहकीकाती कमेटी है वो जो साबका तहकीकाती कमेटी का जो खुदकुशी का बयानिया था उसकी तहकीकात भी जो है उसके गिर्द घूम रही है। लिहाजा उन्होंने इस बात का भी जो है वो कहा कि इसको भी जरा देखा जाए। साथ ही उन्होंने एक मुतालबा और किया कि जो मकतूल मीर रज़ा की जो उनको गुलिस्तान जोहर बुलाया गया था, उन्होंने ये बताया कि मकतूल मीर रज़ा को आई मैसेज के जरिए जो है वो लोकेशन भेजी गई थी और लोकेशन भेजकर जो है उसको गुलिस्तान जोहर बुलवाया गया था। तो उनकी जानिब से ये मुतालबा किया कि मालूम किया जाए कि आई मैसेज पर किस शख्स की जानिब से जो है वो मीर रज़ा को लोकेशन भेजी गई और गुलिस्तान जोहर बुलवाया गया। कई सारे सवालात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे उस खत के अंदर और जो है वो कई खदशात का इजहार भी किया गया है। तो साजिद ये भी बताइएगा, मेडिकल लीगल ऑफिसर को भी बुलाया गया था जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, उनसे काफ़ी जो है देर तक पूछगछ जारी रही है, उनसे तफ्तीश जारी रही है, उसमें क्या निकला?
देखिए बिल्कुल जो सामा शेख थे उनको कल तलब किया गया था नई तहकीकाती कमेटी की जानिब से, और जो उनकी जानिब से पोस्टमार्टम के दौरान जो खामियां थी, जो कोताहियां जो रह गई थी, उनसे सवाल किए गए। साथ ही जो उनकी जानिब से जो नमूने सैंपल जो है वो कलेक्ट किए गए थे और जामिया कराची की ICCBS जो लेबॉर्ट्री है वहां भिजवाए गए थे, उससे मुतालिक ये तफसीली सवालात जो है वो उनसे किए गए थे, जिन्होंने और सामा शेख ने उन सवालात का जो जवाब दिया। तहकीकाती टीम ने उनको पाबंद किया है कि आइंदा भी अगर उनकी जरूरत महसूस हुई तो उसामा शेख को तलब करके जो है वो उनसे जो है वो पोस्टमार्टम और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट थी उससे मुतालिक जो है वो सवालात किए जा सकेंगे। जी साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया इस केस के हवाले से जो भी अपडेट थी वो आप शेयर कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। आज हम आपको एक ऐसे कम उम्र पाकिस्तानी तालिब इल्म से मिलवाएंगे जिसने सिर्फ 10 साल की उम्र में वो तालीमी संग मील अबूर कर लिया है जिस तक पहुंचने में आमतौर पर तलबा को कई साल लग जाते हैं। लाहौर के तालिब इल्म हैं मूसा बिन उमर। उन्होंने महज 10 साल की उम्र में अपने कैम्ब्रिज O लेवल मुकम्मल कर लिए हैं और 8 मज़ामीन में मजमूई तौर पर A+ ग्रेड्स लिए हैं। उनमें से 7 ऐसे मज़ामीन हैं जिसमें स्ट्रेट A's मौजूद हैं। मूसा ने ये इम्तहानात 3 मुख्तलिफ सेशंस में मुकम्मल किए हैं और सिर्फ 9 साल की उम्र में उसने रियाजी फ़िज़िक्स में ग्रेड A हासिल किया है, जबकि 10 साल की उम्र में बायोलॉजी और केमिस्ट्री में भी A ग्रेड हासिल किया। उसके बाद मई-जून 2026 के इम्तिहानी सेशन में मूसा ने इंग्लिश लैंग्वेज, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ में भी A ग्रेड हासिल करके अपने O लेवल्स मुकम्मल कर लिए। और यूँ एक ऐसा तालिब इल्म जो उम्र के एतबार से अभी प्राइमरी तालीम के मरहले में होना चाहिए था, उसने दुनिया के मारूफ कैम्ब्रिज निज़ाम तालीम का एक बड़ा इम्तिहानी मरहला तय कर लिया है सिर्फ 10 साल की उम्र में। मूसा बिन उमर को 8 में से 7 मज़ामीन में स्ट्रेट A's हासिल हैं। इस वक्त मूसा हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मूसा बिन उमर, आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे हैं आप? I'm okay, I'm fine. गुड टू नो। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत कम उम्री में ये फासला तय कर लिया है। प्लानिंग किसकी थी? Planning? जी, ये प्लानिंग किसकी थी? There was no specific plan. You see, I started school when I was of 2 years of age, और मैं दो क्लासेस कर रहा था एक सालों में, ठीक है। तो मैं जंप करता हुआ आ रहा था, ठीक है। तो इस वजह से ना सारी जिस क्लास में ना मैं डबल प्रमोट होता था ना, उसका फर्स्ट टर्म जो है ना वो मेरे लिए मुश्किल रहता था, लेकिन जब मैं एडजस्ट कर लेता था, आई स्टार्टेड स्कोरिंग टॉप मार्क्स, ओके। and then I eventually decided to do O levels as well in the what can I say, in the winters of 2024. When I was 9 years old, I decided to take on math and physics. Okay. Undoubtedly you're very bright. बात करके भी अंदाज़ा हो जाता है आपको, लेकिन क्या ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रेशर नहीं क्रिएट करता है एक तालिब इल्म पर? जैसा आपने बताया कि जो पहला सेशन होता था उसमें आप वो प्रेशर फील करते थे, बट सूनर और लेटर आप जल इन कर जाया करते थे, तो ये प्रेशर आपने कैसे हैंडल किया? I don't think I felt a lot of pressure. Okay, I did smart work, okay, which included I watched videos and my teachers really helped me, so I didn't feel a lot of pressure. राइट। तो आपको ये लगता है कि जो जितना टाइम है, जितना वक्त है, दीगर तलबा भी ऐसा कर सकते हैं? Yes, I believe that many students have the capabilities to do this. They just need the opportunity. Kuch parents, they don't believe in their children, but I think they should, and teachers should also believe in the children and give them opportunities. तो आपको क्या लगता है, ट्रिक्स क्या हैं? कुछ लोग जब तैयारी करते हैं कैम्ब्रिज के इम्तिहानात की, या कुछ लोग मैट्रिकुलेशन की तैयारी करते हैं, तो उसमें उनको तरीक़ाकार बताया जाता है कि इम्तिहान कैसे देना है। क्या इसके लिए भी आपकी कोई तैयारी थी कि इम्तिहान देना कैसे है, क्योंकि उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है आपके रिजल्ट्स पर? I did past papers for 9 years, I think, and during that
found out how paper patterns worked, okay, and the tricky questions I managed to work through them. So yes, we have to prepare according to the paper. अच्छा, आपको सपोर्ट किसने दी इसमें? आपके वालिद ने बताया कि आपको ये पहले से करना चाहिए, क्योंकि आप पहले वाले इम्तिहानात के जो क्वेश्चन पेपर्स थे आप उनको भी हल कर रहे थे साथ साथ, आपने बताया जैसे कि, तो किसी ने तो प्लान किया होगा ये सब कुछ। Sorry, can you repeat the question? I can't hear आपके you very वालिद well. ने आपको इसमें सपोर्ट किया, आपकी मदर ने आपको सपोर्ट किया, किसने आपको सपोर्ट किया जो आप ये फासला तय कर पाए? My father and my teachers supported me and believed in me, and they knew that I could do this because I was, like I said before, I was already jumping classes, so this wasn't such a big step, rather it was gradual. वैसे So they believed in me that तो I could इसको do this. इनकरेज नहीं करते हैं, वो तो कहते हैं कि पूरे प्रोसेस से आए और जितना वक्त हमने तय किया हुआ है आपको उतना वक्त लगाना चाहिए किसी जगह पर। तो स्कूल्स ने कैसे सपोर्ट किया आपको? My school, Draken, it had a kind of double promotion system. As soon as I covered the course of one class and I started scoring top marks, they moved me into another class where I could be challenged. And the same goes for all the other students there. O levels की तैयारी कब करना शुरू किया आपने? O levels की तैयारी, I started, as I said, in the winters of 2024 when I was 9 years of age. I decided to do physics and then maths. Okay, and as soon as I was done with those, then I started biology and chemistry, and then after that I started the remaining 4 subjects, which were the arts, English, Urdu, Pakistan studies and Islam math. राइट, अच्छा, वैसे आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं? My favorite subject is biology because I'm extremely interested in the human anatomy and I like to learn about the human body as well. तो मुझे लग रहा है कि इस ट्रैक पर तो आप डॉक्टर बनने वाले हैं। Yeah, I plan to be a surgical oncologist in the future because my a lot of deaths in my family have been due to cancer, so I want to treat cancer patients to stop this from सॉरी टू हियर happening to अबाउट them इट, as well. बट आपका जो जज्बा है, जो आपका फैसला है, बिल्कुल इसको सराहना चाहिए, क्योंकि आपने ना सिर्फ ये तय किया कि आप डॉक्टर बनेंगे पर किस शोबे में बनेंगे इसको भी तय कर लेना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थैंक यू वेरी मच मूसा हमसे बात करने के लिए, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। अब बात करेंगे हॉकी वर्ल्ड कप की। तो हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफ़र मायूस कुन अंदाज में इख्तिताम पजीर हो गया है। आखिरी ग्रुप मैच में रिवायती हरीफ भारत ने कौमी टीम को 5-3 से शिकस्त दे दी है। अगले मरहले में जगह बना ली है भारत ने, जबकि पाकिस्तान बाहर हो गया है। पाकिस्तान एक बार फिर फतह की तलाश में नाकाम रहा है और भारत के खिलाफ कौमी टीम ने मुकाबला करने की भरपूर कोशिश भी की। हनान शाहिद ने 2 गोल किए, सुफियान खान ने 1 गोल किया, लेकिन उम्मीद ज़रूर जागी थी कि किसी सूरत हम मैच पर काबू पा लेंगे। लेकिन इब्तदाई बढ़तरी जो थी भारतीय टीम की, उस इब्तदाई बढ़तरी की वजह से पाकिस्तान जो है वो जीत ना सका और पाकिस्तान पर वो भारी साबित हुई है। इसी पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए वसीम फ़िरोज़ साहब, हॉकी ओलंपियन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग। वैसे तो ये खबर अच्छी नहीं आई हॉकी वर्ल्ड कप के लिए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखें, अब वो हार तो हो चुकी है भारत से। अब बात सिर्फ ये है कि जो टीम गई, आपको पता, मोइनुद्दीन वानी साहब जो है हमारे सदर हैं हॉकी के, जो नई मैनेजमेंट आई है और उनको बहुत उम्मीदें आगे, हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं। अब ये 5 साल तक रहें, ना कोई लेग पुलिंग ना हो, सदर अपनी जगह पे रहे, सेक्रेटरी जो है वो शकील शाह भी अपनी जगह रहें, बाकी जो मैनेजमेंट काम कर रही है उसको मौका दें कि भाई वो आगे के लिए एक अच्छा कोई एग्जाम लेके आए। अदरवाइज तो हार तो हो गई है। 8 साल बाद टीम गई थी, आपको पता है, और लड़के भी नए थे, इतना तजुर्बा भी नहीं था, क्योंकि भारत का तजुर्बा बहुत ज्यादा है। उनके घर में लीग होती है, ठीक है ना, बहुत बड़ी, वो नंबर ऑफ मैचेस खेले में वो बिजी रहते हैं पूरे साल। फंडिंग उनके पास ज्यादा है, आप उनके पास वसाइल ज्यादा है, लीगें होती हैं। हमारे पास आपको पता है बच्चों के पास जॉब्स नहीं है, नौकरियां नहीं है, और
बच्चे 40 लड़के हमारे पास पूरे पाकिस्तान के अंदर जिसमें ये हॉकी सर्कल कर रही है। तो भाई हमें आगे हंटिंग करनी है, लड़के निकालने प्रोड्यूस कर रहे हैं। इतनी जल्दी आप उसको जो है ये ना सोचे तो बस मैं यही पूछने वाला था वसीम साहब, मोइनुद्दीन साहब की प्रेजेंस की वजह से हम 8 साल के बाद जगह बना पाए हैं। बात आपकी दुरुस्त है, थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को सेटल डाउन होने में, लेकिन अभी जो परफॉर्मेंस की अगर आप बात करें तो क्या आप परफॉर्मेंस से मुतमईन दिखाई देते हैं? हम पहला मैच हार गए, इंग्लैंड से पहला मैच हार गए, वेल्स से हमने बराबर किया 1-1 में, वो हम जीत सकते थे मैच। और अब जो भारत से हमारा मुकाबला हुआ है तो 3 गोल तो हमने दागे हैं 5 के मुकाबले में। परफॉर्मेंस से मुतमईन है? देखिए मैं आपको फिर एक बात बताया चलूं, मैंने कोई पाकिस्तान से 12 साल खेला है, 350 मैच खेले, 2 वर्ल्ड कप, ओलंपिक टाइटल भी मेरे पास है, सारे टाइटल मेरे पास हैं। ये बच्चे नए हैं, इनसे आप इतनी जल्दी तवक्को ना करें। अभी आप 8 साल के बाद क्वालिफाई करके आए हो, ठीक है ना, आप कह रहे हैं कि मुतमईन हो जाए। कैसे मुतमईन हो जाए? मैं तो मुतमईन नहीं था इनसे, क्योंकि मैंने सिर्फ ये कहा था कि पार्टिसिपेट करने गए, आप जीत हार को ना देखें, आपको आगे के लिए टीम बेहतर करनी है, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, ये रैंकिंग बहाल करें अपनी। 12वें नंबर पे आपको एक तो वाइल्ड कार्ड पे आपको टूर्नामेंट में एंट्री मिल गई है, ठीक है ना, उसके बाद आप उनसे तवक्को करें कि जीत के आ जाए। पास में इतनी मार पड़ी है पाकिस्तान हॉकी टीम को कि 8 साल बाद तो ये कंसीडर होकर आई है, बच्चा आज वर्ल्ड कप खेल बैठा है। अब आने वाले वक्तों में हमें हंटिंग करनी है, हमें ग्रासरूट लेवल पे हॉकी को जिंदा करना है, क्लब लेवल को जिंदा करना है, हॉकी को ऊपर लेके आना है। जब तक आप हॉकी ऊपर लेके नहीं आएंगे, आप ही के चैनल जब तक ये अपने हीरोज को ना दिखाएंगे, बच्चों में इंटरेस्ट कैसे जागेगा? बात ये है कि मैं क्लियर कट बात करता हूँ स्ट्रेट अवे, ठीक है ना। हमारे जो अभी साबका ओलंपियन से मौजूद है, सलाउद्दीन साहब हैं, हसन सरदार हैं, और भी दीगर हमारे नासिर अली है, एयाज महमूद है, ये पुराने हैं जो कि जानते हैं हॉकी कैसे खिलानी है। अभी आपने फॉरनर कोच को लेके आ गए, क्या रिजल्ट मिला उससे? आपने आप उसको यार मौके पे ले गए, वही रिजल्ट मिला जो दूसरे थे, ठीक है ना। अभी आपको हॉकी बेहतर करने के लिए अपने मुल्क में टूर्नामेंट कराने हैं, आपको अपने मुल्क में डोमेस्टिक को जिंदा करना है। दीगर टूर्नामेंट जो होते हैं, नेशनल चैंपियनशिप वगैरह, उससे बच्चे निकलेंगे बाहर, तब हॉकी आपकी अच्छी हो जाएगी। अगर भाई हॉकी देखिए, मैं हॉकी हमारा कौमी खेल है, मुझे आज दिल से मोहब्बत है इससे, तो मुझे आज खेल जज्बा था ना। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था, हम तो अपने पास में इंडिया को मारा है, उसके घर में जाके मारा है, इंडिया में, दिल्ली में मारा हमने उसको, बॉम्बे में हराया। तो बात ये है कि अगर वो ऊपर है तो सिर्फ ये कि उनका सिस्टम बेहतर हुआ भाई, हमने अपना सिस्टम बेहतर करना है, पास को छोड़ दें जो। अच्छा, वैसे फंडिंग तो हमारे पास पहले से कहीं बेहतर है भाई। फंडिंग तो मोइनुद्दीन साहब लेके आए ना, वानी साहब लेके आए फंडिंग। इससे पहले जो फंडिंग जो हुकूमत देती थी, हमारे चीफ कैप्टन है शहबाज शरीफ साहब, वो अपने मुल्क की सियासत को देखेंगे या हॉकी को देखेंगे? वो अपना नुमाइंदा भेजे, जाहिर सी बात है, उनको बहुत सारे काम है। अब आप हमारे चीफ कैप्टन है, आपका चीफ कैप्टन अगर मोइनुद्दीन वानी साहब को लगाया है, तब मोइनुद्दीन वानी साहब देखेंगे। पहले जो पास में जो पैसे खुदबुद हुए, वो अपना नुमाइंदा नहीं भेजते थे, अरबों रुपया गायब हो गया, ठीक है ना, खुदबुद कर लिया गया। अपना जो पास के सेक्रेटरी आए थे या दूसरे आए थे, तो बात ये कि आपने गलत सदर लगा दिया तारिक मुफ्ती को, हाल देख ले आपने, बुरा हो गया, आप खुद टूरों पे जा रहे हैं और जाके अपना बच्चों को पैसे टीडी भी नहीं मिल रहा है। अब जो आए हैं मोइनुद्दीन वानी साहब और शकील शाह साहब, इन दोनों का बहुत बड़ा किरदार होगा हॉकी को। अभी ओवरनाइट ठीक नहीं होगा, 5 साल लगेंगे इसके अंदर। आप कहेंगे अभी विक्टी मिल जाए हमें, भाई ओवरनाइट कुछ भी नहीं मिल सकता। नए बच्चे आए, हम तवक्को रखते हैं इनसे, बच्चों से बहुत सारे, अभी 40 से हमें तकरीबन 500-700 बच्चे लाने अंदर फेडरेशन के अंदर, ताकि उनमें हॉकी सर्कल घूमे। बात सिर्फ ये कि 3 स्ट्रेंथ बननी चाहिए आपकी, पाकिस्तान जूनियर, पाकिस्तान व्हाइट और पाकिस्तान सीनियर, ताकि अगर जो बच्चा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा वो पाकिस्तान व्हाइट में आए, उसमें परफॉर्मेंस दे, वो बाहर टूर पे जाए। जो छोटे मोटे टूर्नामेंट होते हैं, जैसे बाहर की टीमें कराती हैं टूर्नामेंट, वो क्या करती है कि जी अपनी बी टीम भेज देती है अजलान शाह में या BMW में, वहां से बच्चा जो अच्छी परफॉर्मेंस देता है, फिर वो आता है वर्ल्ड कप ओलंपिक के लिए तैयार होकर। इसी तरह से हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी भाई, सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। हॉकी कौमी हॉकी टीम है हमारी, 4 वर्ल्ड कप और 3 ओलंपिक लेके आई है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये आजकल रिकॉर्ड है हमारे पास, इतने बड़े बड़े नाम है हमारे पास। वसीम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिकॉर्ड्स भी हैं और हमारे पास बड़े बड़े नाम भी हैं और इसको में बेहतरी भी लाई जा सकती है। लेकिन बेहतरी के लिए अगर आप रूकीज फिर से इकट्ठा करेंगे, फिर उनको दोबारा मार्जिन देना पड़ेगा आपको उसी तरह से। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी टीम में इस वक्त कौन मौजूद है जो अपनी जगह बना पाया है और आगे उसकी जगह दिखाई दे रही है, और किस किस को जो है तब्दील कर देना चाहिए? देखिए, इनमें से तब्दील तो अभी कर नहीं सकते आप, क्योंकि हमारे पास पीछे टैलेंट नहीं है। यही है, हन्नान शाहिद ने 2 गोल कर दिए, सुफियान ने कर दिया, हमाद भट्ट खेल रहे हैं, अभी उनकी भी एक एज हो गई है, फिर साथ में अपना राना वहीद खेल रहे हैं जो एज फॉरवर्ड है, रन डाउन करता है। ये 4-5 बच्चे हैं जो कि
एक्सपीरियंस होल्ड किए हुए हैं, ठीक है ना। ये बाहर बीकेबी खेलते हैं, जाके डोमेस्टिक सर्कल में भी खेल रहे हैं, इनके मैचेस भी ज्यादा हो गए। अब 4 साल से 3 साल से बच्चे खेल रहे हैं, 3-4 बच्चे ही हैं। ये हटना शायद भी हमारे हाथ का निकला हुआ है। ये 4 साल पहले हमने निकाला था जब मजदूर जूनियर हमारे जो फौत हो गए, उनके होते भी हमने बच्चे को सिलेक्ट किया था। ये भी एक फैमिली का बच्चा है, ठीक है। इनके फादर भी हॉकी खेलते थे, शाहिद साहब। तो बात ये है कि ये सारी एक फैमिली की टीम है। देखिए बच्चा खेलेगा, हमें नजर आएगा। हम कप्तान से मुतमईन है आप? देखिए कप्तान तो आपको एन मौके पे आया है ना, कप्तान आपका। कप्तान से मुतमईन ये होती, कप्तान 5 साल के लिए जो है उसको बनाया जाता है। ये तो अभी वर्ल्ड कप में कप्तान बन के आए, अब इनसे फौरन तबक्को कर लेंगे आप? नहीं, कप्तान को देखिए, कप्तानी भी आएगी, कप्तान भी चेंज होंगे। अभी जो जूनियर स्ट्रेंथ हमारी बन रही है, ठीक है ना, हम उस पर भी अपनी निगाह रखे हुए हैं कि भाई जूनियर स्ट्रेंथ को भी हमने देखे सीनियर में खिलाना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वसीम साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि जो भी हो एट द एंड हमें जीत चाहिए, और जीत ही एक ऐसा जरिया है जिससे आप किसी खेल को मुल्क में बहाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। ब्रेक पर जाएंगे, अभी शामिल करते हैं हमारा सेगमेंट एक्सप्रेसो किताब और जानते हैं कि आज किस किताब के बारे में बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। एक नावल है, उसका पहला फ़िक्रा है कि सारे सुखी घराने एक जैसे होते हैं, जबकि हर दुखी घराना एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। एक मशहूर फ़िक्रा है, आपने सुन रखा होगा। और ये जो फ़िक्रा है, ये जिस नावल के शुरू में है, पहला फ़िक्रा है जिस नावल का, उस पर बात करनी है। उस पर बात करने से पहले आपको ये कहूँ कि उसकी किताब की जो टाइटल है उस पर लिखा हुआ है कि आज तक छपने वाली 10 बेहतरीन किताबों में से नंबर 1, ये टाइम मैगज़ीन ने इसको करार दिया। अगर हम देखें कि नोबेल इनाम याफ्ता अमरीकी जो नावल निगार है विलियम फॉकिन्स, उनसे आलमी अदब के हवाले से जब पूछा गया कि अगर आपको इंतखाब करना पड़े कि दुनिया के बेहतरीन 3 नावल्स कौन से हैं, तो उन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा था एना करेनिना, एना करेनिना, एना करेनिना। ये जो पहला फ़िक्रा था कि सारे सुखी घराने एक जैसे होते हैं मगर हर दुखी घराना एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। और हर बड़ा नावल जो है, नावल निगार कहते हैं कि अगर पहला फ़िक्रा आपको सूझ जाए तो आधा नावल जो है वो मुकम्मल हो जाता है। और पहला फ़िक्रा जो है वही सबसे मुश्किल होता है। और ये इसका पहला फ़िक्रा इतना जानदार है, इतना ज़बरदस्त है, और क्यों ना हो, ये लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। टॉल्स्टॉय जो थे, उन्होंने 1857 से 1861 जो है उनका यूरोप का सफ़र है, उसमें उन्होंने बहुत कुछ सीखा। फिर उनकी ज़िंदगी जो शुरू की थी वो बहुत ही हलचल वाली ज़िंदगी थी, उसके बाद ठहराव आ गया। ये नावल जो है ये तकरीबन लिखा गया है यानी एक ऐसे दौर में जिसमें टॉल्स्टॉय की एज तकरीबन 50 के करीब थी, यानी 1873 से 1877 इसका ज़माना तहरीर है। जेलम बुखारी ने इसको शाया किया है, तकी हैदर साहब हैं जिन्होंने इसका तर्जुमा किया रूसी से, और फिर इसका जो दूसरा तसीह तर्जुमा है वो अतर रसूल हैदर ने किया। और ये जो तर्जुमा है मैंने क्योंकि पढ़ा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा। बहुत कम ऐसे उर्दू तराजुम होते हैं, और स्पेशली फ़िक्शन का जो में जो जज्बात होते हैं, जो उसके अंदर इमोशंस होते हैं, उनको किसी और ज़बान में ढालना ये ऐसी है जिस तरह शायरी का तर्जुमा तकरीबन नामुमकिन होता है। इसी तरह जो फ़िक्शन है उसका तर्जुमा को इतना आसान नहीं होता, क्योंकि टॉल्स्टॉय या दोस्तोयेवस्की या इस तरह की जो बड़े नावल निगार हैं, समटाइम्स वो एक फ़िक्रे में एक तलातुम से छुपा देते हैं, और वो जो तलातुम है वो किसी और में ढलता है या नहीं ढलता। फिर वो जो लोकल लैंग्वेज है उसका मुहावरा है, वो मुहावरा जो है वो कैसे तर्जुमा होता है, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। और ये मुश्किल काम जो है तकी हैदर साहब ने किया हुआ। जेलम बुखारी ने इसको शाया किया, बहुत ही खूबसूरत अशात किया, बहुत ही जिस तरह एक मोहब्बत से किताब शाया की जाती है। और टॉल्स्टॉय जो है उनका जो शुरू का एडिशन था जिसमें यानी अंग्रेज़ी में जब इसको डाला गया था, अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया गया था एना करेनिना का, तो वो एक लिमिटेड सा एडिशन जो शुरू में शाया हुआ था उसमें स्केचेस थे। और वो स्केचेस जो हैं मतलब उस वक्त जो है ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी किताबों में स्केचेस हुआ करते थे, और एक पूरी रवायत थी स्केचेस की, यानी स्पेशली फ़िक्शन के अंदर। तो वो जो स्केचेस हैं वो इस किताब में वो एज़ इट इज़ इसमें शाया हुए हैं, यानी उर्दू तर्जुमे में, जो कि बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। इसको पढ़ना कैसे है इस पे भी हम ज़रा बात करते हैं कि ये जो इतने बड़े नावल्स होते हैं इनको कैसे पढ़ा जाए। यानी 750 सफ़ात का ये नावल है, और इसके बारे में वैसे एक सफ़ा जो है मुकम्मल 2 सफ़े जो हैं इस पे मुख्तस किए गए हैं कि बड़े लोगों ने इसके बारे में क्या कहा। वो बड़े लोग बहुत बड़े लोग हैं, यानी लाइक जिस तरह दोस्तोयेवस्की, तो उन्होंने कहा है कि फ़नकाराना तख्लीक की हैसियत से एना करेनिना बेमिसाल किताब है। इस नावल में इंसान दोस्ती का एक पैगाम है जिस पर यूरोप ने हनूस तवज्जो नहीं दी, हालांकि अहले मगरिब को इसकी अशद ज़रूरत है। और इसी तरह तरगनीफ जो है उन्होंने भी
लिखा हुआ है, इस पे बहुत बड़े बड़े वर्जीनिया वुल्फ जो है तमाम नावल निगारों में सबसे अजीम उन्होंने लिखा हुआ है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस किताब की जो खूबसूरती है उसमें, यानी इसको जिस तरह मुज़य्यन किया गया है वो बहुत ही कमाल है। स्केचेस ने इसको कमाल कर दिया। अब इस पे आते हैं कि इसको नावल को पढ़ा कैसे जाए। 750 सफ़ात में पहले 300 साढ़े 300 सफ़ात जब आप देखेंगे तो शायद आपको ये उलझन हो कि इसको इतना बड़ा नावल क्यों करा दिया गया। उसकी वजह यह है कि कोई भी नावल निगार, कोई भी बड़ा नावल निगार जब कोई इतना बड़ा नावल लिख रहा होता है तो उसको शुरू में इसको बिल्ड करने में और पूरे का पूरा, यानी बिल्ड करने से मुराद क्या है, वो करैक्टर्स की को बिल्ड करना है, वो लैंडस्केप को बिल्ड करना है, वो लोकल मुहावरा है, कल्चर है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं समाजियात की जिनको बिल्ड करना है। और बिल्ड करने के बाद फिर लेकिन जब आप 350-400 सफ़े से आगे निकलते हैं तो उसके बाद मामला जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शुरू होता है। दूसरा ये है कि एक और चीज़ जो कि बहुत ही अहम है, किसी भी रशियन को, एना करेनिना को पढ़ते हुए भी ये रखना चाहिए। एना करेनिना का एक जो अच्छी चीज़ है जो हमारे लिए, वो ये है कि इसमें करैक्टर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। यानी अगर मैं बहुत कहूँ तो शायद 30 करैक्टर्स होंगे, 25-30 करैक्टर्स हैं। उसमें भी जो लीडिंग जो किरदार होते हैं या बहुत ही जो अहम तरीन किरदार हैं वो शायद उनकी तादाद जो है वो 8 से 10 है। तो ये बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह वॉर एंड पीस है, ये बहुत सारे करैक्टर्स आ जाते हैं। अब आपने करना क्या, रूसी जो नावल्स हैं उनके अंदर एक इशू ये होता है कि जो किरदार का नाम होता है वो अमूमी तौर पे सह हरफी होता है। तो नावल निगार कब, यानी वो जो रशियन पढ़ने वाले हैं उनको तो खैर इशू नहीं होता, लेकिन हमें होता है कि नावल निगार कब पहले 2 नाम इस्तेमाल कर रहा है उस किरदार के और कहीं जाते 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 उसने उसका तीसरा नाम उठा लिया। तीसरा नाम जब उठाता है तो हमें ये लगता है शायद ये कोई नया किरदार है और फिर एक कन्फ्यूजन सी होती है और बाद में मालूम होता है कि चाहिए। इसका सबसे आसान ये है कि आप गूगल कर लें, आप AI से कर लें कि एना करेनिना के करैक्टर्स, वो करैक्टर्स की पूरी आपको लिस्ट देगा। किसी ज़माने में जो रशियन लिटरेचर है वो लोग इस तरह पढ़ते थे, जिस तरह तार साहब ने भी बताया था कि उन्होंने जब वॉर एंड पीस पढ़ा था ये वो, तो उन्होंने बाकायदा प्रिंट आउट तो उस वक्त नहीं थे, लाइक वो टाइपिंग में उन्होंने टाइप करवाए थे तमाम किरदार और फिर उनको पहले रट्टा लगाया था और उसके बाद नावल की तरफ गए थे। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा किरदार है नहीं, बट उनका जो रिश्ता है, उनका जो भी उनकी जो एक ट्री है वो सारी की सारी जो है वो आपको AI दे देगा। उसकी में एक दफ़ा भरपूर तरीके से पढ़ लें। अगर नावल के दरमियान में भी कन्फ्यूजन हो तो उस लिस्ट की तरफ एक दफ़ा देख लेंगे, अच्छा ये वो वाला किरदार है, फिर कोई इशू नहीं है। बाकी बहुत सीधा है, बहुत ही, यानी ये ब्रदर कामाज़ोव की तरह या क्राइम एंड पनिशमेंट की तरह या उस तरह नहीं है। क्योंकि हम कह सकते हैं ना कि टॉलस्टॉय जो है वो सोशियोलॉजी के और उनको हम साइकोलॉजी के हवाले से कहते हैं दोस्तोवस्की को, तो वो क्योंकि साइकोलॉजी और उस तरफ जाते हैं, बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल उस तरफ जाते हैं, हार्ड क्वेश्चंस को टच करते हैं दोस्तोवस्की। यहाँ पे समाजियात का और इसका मुताला है, तो ये जो है बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही अच्छा बहाव है इस नावल के। एना करेनिना के हवाले से तारीफ़ क्या, मतलब जो जिन करनी थी कर दी और आपको बता दिया। तो ये नावल जो है वो ज़रूर पढ़िएगा। पहले 300-350 सफ़ात जो हैं थोड़ा आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा और आगे फिर आपको किताब के एंड पे मालूम होगा कि एना करेनिना दुनिया की सबसे बड़ी किताब उसको क्यों कहा जाता है, सबसे बड़ा नावल क्यों कहा जाता है। और आखिर पे ये आपको बताऊं कि इसमें दोस्तोवस्की टॉलस्टॉय ने ख़ुद एक जगह एक ख़त में लिखा है, जब वो नावल ये लिख रहे थे कि ये नावल, और मैं इसे नावल ही कहना चाहता हूँ, ये नावल और मैं इस नावल ही कहना चाहता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का पहला नावल है जो मेरी रूह में छा गया है और मैं पूरी तरह से इसकी रोह में बह गया हूँ। बावजूद इसके कि इस बार में फ़लसफ़ियाना मसाइल ने मुझे बहुत ही मसरूफ़ कर रखा है, वो मेरे दिमाग में खुद ब खुद आ गया। भला हो पुष्किन का, जिसको मैंने इत्तफाक से उठा लिया था और नए जज्बे तहसीन के साथ पूरा पढ़ लिया। तो ये नावल वो जो खुद भी तारीफ़ कर रहे हैं एना करेनिना की, और बहुत ही खूबसूरती से, और जिस तरह वो पूरा नावल जो है उन पर किस तरह छा गया था। एना करेनिना ज़रूर पढ़िएगा, जेलम बुक का शाये की है, वो आप उसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अब तो मेरा ख्याल है कि लोग ज़्यादा जो है वो ऑनलाइन बुक्स ही मंगवाते हैं या फिर बुक फेस्टिवल है वहाँ पे लेते हैं, क्योंकि वो जो एक पूरी रवायत थी किताबों की जो दुकानें हुआ करती थी या शॉप्स, उसकी रवायत जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। सो एना करेनिना, लिव टॉलस्टॉय। वेलकम बैक। अब बात करते हैं सिंध के देही इलाकों में गोस्ट स्कूल के मरकजी ख्याल पर बनने वाली फिल्म की, जिसे इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इस फिल्म की हिदायतकारा हैं सिमाब गुल साहिबा
उन्होंने इसको बनाया है, जिनके बकौल इस कहानी को बनाने का सफ़र उनके सिंध के सफ़र से शुरू हुआ, जहां उन्होंने ऐसे स्कूल देखे जिन्हें मवेशियों के बाड़े के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। कहीं इमारतें मौजूद थी लेकिन मुकम्मल तौर पर वीरान हो चुकी थी। किसी इमारत पर अस्पताल लिखा था मगर खिड़कियां तक गायब थीं और कहीं नंगे पांव बच्चे इन खंडरात में खेल रहे थे। फिल्म एक छोटे से गांव के पस मंज़र में बनाई गई है, उसमें सेट की गई है, मगर इसकी तमाम तर अक्कासी कराची में हुई है और फिल्म की कहानी एक 10 साल बच्ची के गिर्द घूमती है। राबिया उसका नाम है और वो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद तालीम हासिल करने का ख्वाब देखती हैं। जब इसके गाँव का वाहिद स्कूल बंद हो जाता है तो वो ये मासूमाना सवाल करती है, बुनियादी सवाल उठाती है कि आखिर ये स्कूल क्यों बंद हुआ है। इस फिल्म की मुकम्मल कहानी इंतहाई मुतासरकुन है, जिसकी तफसील जानते हैं डायरेक्टर साहिबा, राइटर सिमाब गुल की ज़बानी ही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिमाब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपने ये फिल्म शौकिया बनाई है या उस शौक की वजह से बनाई है जो आपको सिंध जाकर मिला? जी, पहली बात मैंने फ़िल्म मेकिंग में मास्टर्स किया हुआ है, तो मेरा करियर और शौक एक ही चीज़ है। और मैंने ये फ़िल्म बनाई जब मुझे कोई सही तरह जवाब नहीं मिल सका कि ये गो स्कूल क्या हैं, क्यों हैं। और मेरी कहानी एक 10 साल की बच्ची के बारे में है जो यही सवाल पूछ रही है जिनका मुझे जवाब नहीं मिल सका। राइट, तो आप ये सफ़र आपने कब किया था और आपने कितना एक तवील इलाका कवर किया जहाँ पर आपको ये स्कूल दिखाई दिया? जी, मैंने फ़्लड्स के बाद पूरे पाकिस्तान कवर किया और साउथ पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में मैंने गो स्कूल्स देखे और शहरों में भी हैं, कराची में भी देखे उसके बाद। और फिर जब मैंने अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से कराची में और शहरों में पूछा कि ये क्यों हैं, ये क्या हैं, तो हर बंदे ने मुख्तलिफ जवाब दिया। कुछ लोगों ने कहा कि ये नहीं हैं, ये है ही नहीं, ये होते ही नहीं हैं। ये कुछ लोगों ने कहा कि होते थे, अभी नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गुल साहिबा, ये बताइए कि किस तरह आपके ये दिल पर असर कर गई कहानी कि जहाँ पर आप गो स्कूल देख रहे हैं और वहीं पर जहाँ पर बच्चे होने चाहिए, जो बच्चों की नर्सरी है बेसिकली, जहाँ से आपका मुस्तकबिल निकलना है, वो बिल्कुल वीराने में तब्दील है। किस तरह से आपने इस चीज़ को इमेजिन किया और फिर फिल्म आया है? जी, तो मुझे जब मैंने देखे अपनी आंखों से मुझे बहुत दुख हुआ। बहुत मैं डिस्टर्ब थी कि ये क्या चीज़ है, कैसे हुआ, ये कितने हज़ारों हैं। जब मुझे पता चला कि कितने हज़ारों हैं, कितने करोड़ों बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो फिर मैंने ये कहानी लिखी सिर्फ एक बच्ची की तरफ से, एक बच्ची के नज़रिए से, एक गांव में। और एक फेबल है, एक सिर्फ कहानी है मेरी। और कि ये वो लड़की यही सवालात पूछती जा रही है जिनका जवाब मुझे नहीं मिल सका। बिल्कुल, तो इंटरनेशनली जो है एक्लेम भी होती चली जा रही है। ये आप इसे कहाँ देख रही हैं फिल्म? आपको लगता है कि जर्मन सिनेमाज में भी इसको दिखाया जाएगा, दीगर ममालिक में भी इसकी जो है वो इसको सिनेमाज पर, इसको पर्दे पर दिखाया जाएगा? जी, तो गो स्कूल ने बहुत ट्रैवल किया है। हम बहुत खुश हैं इस बारे में कि 30 मुल्कों में हम जा चुके हैं और 5 अवार्ड्स जीत चुकी है फिल्म। और हम जर्मन सिनेमाज में जाएंगे पहले हफ्ते सितंबर के। और कल मैं कोरिया जा रही हूँ जहाँ पे मैं गो स्कूल रिप्रेजेंट कर रही हूँ इन कंपटीशन। तो इस फिल्म ने बहुत ही वो ट्रैवल किया है और अभी मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने लोगों को पाकिस्तान में सिनेमाज में सबसे पहले शेयर करूं, उसके बाद टीवी पे जाएं तो हर बंदा देख सके। बिल्कुल ठीक। सिमाब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए और अपनी जर्नी बताने के लिए कि जिसकी वजह से आपने फिल्म बनाई है और अब इसे इंटरनेशनल क्लेम्स भी मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। अब फाइनली क्रिकेट पर बात करते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जारी टेस्ट मैच की 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के पहले मैच की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है और पूरी टीम 171 रन बनाकर आउट हो गई है। लीड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट में इंग्लिश कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स का आगाज़ हुआ। आज़ान अवैस, इमामुल हक आमने सामने आए, लेकिन आज़ान अवैस इनिंग्स की पहली गेंद पर, रॉबिन्सन की गेंद पर LBW होकर वापस चले गए।
फिर 6 के मजमूए पर शान मसूद को भी रॉबिन्सन ने एलबीडब्ल्यू कर दिया। उनके बाद इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने मज़ामत की कोशिश तो की, ताहम दोनों बिलतरतीब 42 और 61 रन बनाकर आउट हो गए और उनके अलावा कोई और पाकिस्तानी बल्लेबाज इंग्लिश बॉलर्स का मुकाबला नहीं कर सका। सलमान अली आगा ने 21 रन बनाए, खुरम शहजाद ने 14 रन बनाए, मोहम्मद रिजवान ने 12 रन बनाए। इंग्लैंड की जानिब से ओली रॉबिन्सन और जोश टोंग ने 5-5 खिलाड़ियों को आउट किया है और पाकिस्तानी टीम के 171 रन बनाकर आउट होने के बाद पहले दिन के अख्ताम तक इंग्लैंड ने 2 विकेट पर 112 रन जड़ लिए थे। तो इसी पर हमने बात करनी है। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हैं। सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन टीम बदकिस्मती से ठीक परफॉर्म नहीं कर रही है और जिस पे यकीनन आप भी बड़े मायूस होंगे। मैं तो मायूस हूँ। मुझे तो लग रहा है कि ये सब का जो कुछ भी हो रहा है ना, ये कप्तान की अदम मौजूदगी, बाबर आजम की अदम मौजूदगी की वजह से हो रहा है। आपका यही ख्याल है? माजरत के साथ बाबर आजम होते तो भी यही हाल होता टीम का, क्योंकि अगर हम रिसेंट पास्ट में देख लें तो रिसेंट पास्ट में जो भी ऐसी पिचेस आई हैं, जो लाइवली पिचेस हैं जिसमें जान है, बाउंस है, स्विंग हो रही हो, तो पाकिस्तानी बैटिंग हमेशा स्ट्रगल करती है। हाँ, अगर आप डेड पिचेस बना दें जहां बॉलर्स भाग कर आकर थक जाए बॉलिंग कर करके, वहां पर ये सारे ब्रेडमैन बने होते हैं हमारे जो बैट्समैन हैं। और देख लें, अगर आप सारे स्कोर कार्ड उठा के देख लें, आप चाहे वो वेस्ट इंडीज हो, उससे पहले हो, जब कभी डेड पिचेस मिलती हैं तो ये सब हीरो बन जाते हैं। और कल भी यही हुआ कि मुश्किल पिच थी, बदकिस्मती से टॉस भी पाकिस्तान हार गया, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, बारिश भी हुई पहले सेशन में, तो खुलकर हमारे बैट्समैन क्या खेल ही नहीं सके, बल्कि आप ही समझे। फिर हमारे सीनियर प्लेयर्स की जो मेंटालिटी है, जो हम पहले भी बात करते रहे, बाबर जिस तरह टेल एंडर्स को सामने लाते रहे थे, इस मैच में हमने देखा कि मैच की पहली बॉल है, वो खेलने के लिए एक यंगस्टर को भेज दिया गया जो पहली बार इंग्लैंड में खेल रहा है, और ऐसी खतरनाक कंडीशंस जहां पर उसको चाहिए था इमामुल हक खुद आते, कुछ बॉल्स खेलते, उनको बताते कि यार ऐसा कोई भी मैच हो, पहली बॉल खेलना इतना इजी होता है। खिलाड़ियों के बारे में तो यही कहा जाता है ना सलीम भाई, खिलाड़ियों के बारे में यही कहा जाता है कि खिलाड़ी वही होता है जो प्रेशर संभाल सके। इस तरह के प्रेशर्स को संभालने वाला ही खिलाड़ी कहलाता है। और अजान पहले वाली पिचेस पर भी कौन सा परफॉर्म करते रहे हैं जो इस पिच पे उनके लिए बड़े खतरे का बायस थी उनके लिए? यार, बाबर आजम ने 4 साल से सेंचुरी नहीं बनाई, जब उनको इतने मौके दिए तो ये तो नया बच्चा है, 4 इनिंग में फ्लॉप हुआ है, इनको भी थोड़ी चांस दे। तसलसल से हो रहे हैं ना। हाँ, बासलाहियत प्लेयर है और परफॉर्म थोड़ा बहुत करते रहे, चलता रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन उनको खिलाना चाहिए, मौके देने चाहिए, वो परफॉर्म करेंगे। अगर इसके साथ अगर हम देख लें हमारे जो दूसरे प्लेयर्स हैं उन्होंने क्या किया, नो डाउट इमाम ने और अब्दुल्ला ने एक पार्टनरशिप तो बनाई, लेकिन उसको उनको आगे लेकर जाना चाहिए था। फिर विकेटें गवाते रहे। पाकिस्तानी टीम में ये है कि 5 विकेटें 6 विकेटें गिरे, बाकी की 4 तो बस तू चल में आया वाला हिसाब है। और ये खास तौर पे सलमान अली आगा और अगर हम रिजवान को देखें, मुसलसल फ्लॉप चले जा रहे हैं, और सलमान एज अ कैप्टन खेल रहे हैं, ज्यादा जिम्मेदारी थी उनके ऊपर, और उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स भी खेले, लग रहा था कि शायद कुछ करे वो, लेकिन उसके बाद विकेटें गवा दी। सारे इसी तरह आउट हुए। सऊद शकील छोड़ देते हैं, तो लग रहा था खेलते हमें दिखाई ये देता है कि अच्छी फॉर्म में भी हो, 2 शॉट्स अच्छी खेलने के बाद वापस उसी सूरत हाल में आ जाते हैं। वैसे ये जो हमारा पूल है खिलाड़ियों का, और हमने बड़ी कोशिश की इस पूल को बनाने के लिए और इसको एक्सपैंड करने के लिए, और हमने ये कोशिश की कि टेस्ट के लिए हमारी अलग टीम हो, T20 के लिए अलग टीम हो। हम उस पूल्स में से भी कुछ निकाल नहीं पा रहे हैं। मसला ये है कि पीछे से टैलेंट नहीं आ रहा, उतना आ रहा है, लेकिन जो पहले जैसे होता था ना कि एक प्लेयर की जगह लेने के लिए 4 प्लेयर मौजूद होते थे, वैसा अब है नहीं। डोमेस्टिक क्रिकेट में मुतवातिर तब्दीलियां हो रही हैं, उससे भी फर्क पड़ रहा है। और उससे पहले जब डिपार्टमेंट्स खत्म हुए थे, लोग बेरोजगार हुए थे, बहुत सारे क्रिकेटर्स ने उस वक्त क्रिकेट छोड़ दी थी, तो जो प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, तो जो थोड़ा बहुत टैलेंट आ रहा है वो यही है। हम लोग अब पीछे होते जा रहे हैं। और आप देखें बांग्लादेश कितना आगे निकल गया कि नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया को उसके घर पे जाके उसने हराया। इंडिया की टीम भी जीत रही होती है, सभी परफॉर्म कर रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोग जो है बिल्कुल नीचे आए जा रहे हैं। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की 9 टीमों में हमारा 8वां नंबर है, पहले 90 पे भी आ गए थे, अब दोबारा 8 पर आए। अच्छा, वैसे ये तो हमारी ये सलीम भाई, ये सिर्फ आपको लगता है कि खिलाड़ियों की कारकर्दगी है, उनका टैलेंट है, या कोई इंतजामी सतह पर भी आपको लगता है कि उसका कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस बिल्कुल तनज़ली का शिकार? देखें, बात ये है कि सेलेक्ट तो सेलेक्टर्स ही करते हैं ना प्लेयर्स को, टैलेंट को लाना तो सेलेक्टर्स का ही काम है ना।
वो ये कहते हैं कि जो हमें मिल रहा है हम वो दस्तयाब लड़के लेकर आ रहे हैं, लेकिन अगर दस्तयाब लड़के आपको अच्छे नहीं मिल रहे, तो आपके पास एक्सप्रेस पेस वाले फास्ट बॉलर्स नहीं है, आपके पास ऑलराउंडर नहीं है, तो ये फिर आपका काम है ना कि तलाश करें। क्यों नहीं तलाश करें, वजूहात तो ढूंढे कि भाई ये वजूहात है जिसकी वजह से पहले वाला टैलेंट नहीं आ रहा। अच्छा, वो भी ये क्योंकि- शिकायत करते हैं बाजुकात कि ये टीम पॉलिटिक्स में पड़ जाती है। आप टीम की पॉलिटिक्स भी, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स भी है, और आप जानते ही हैं कि पहले बाबर आजम के हवाले से भी ये बात की जाती थी कि उनका भी एक ग्रुप था जो जिसको खिलाते थे वो हर मैच में, और कुछ लोग जो हैं बिल्कुल नज़रअंदाज हो जाते थे। अब क्या ग्रुप, क्या कुछ टीम तो वैसे ही अच्छा परफॉर्म नहीं करती, कभी कभार एक आध मैच जीत जाता है, जैसे वेस्ट इंडीज को हराया था तो आसमान सर पर उठा लिया था, मगर ओवरऑल अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस तो नीचे ही जा रही है ना। ग्रुपिंग या दूसरी चीजें मैं नहीं समझता अभी हम इसको कह सकते हैं कि इस वजह से टीम हार रही, क्योंकि अब तो बाबर आ गए हैं, उनके पक्के दोस्त रिजवान भी मौजूद हैं, और ऐसा कोई लड़का मुझे नजर नहीं आ रहा कि अब मैं कहूँ कि यार ये पॉलिटिक्स कर रहा है टीम, इनकी अपनी परफॉर्मेंस ही ऐसी है। अब देखना ये कि हमारे बॉलर्स कैसा परफॉर्म करते हैं। इंग्लैंड ने अच्छा आगाज ले लिया और 2 ही विकेटें गिरी हैं, गालिबन 112 प्ले क्लोज किया था उन्होंने, तो लग तो ये रहा है कि इंग्लैंड बड़ी लीड लेगा, तो कमबैक करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, लेकिन अभी भी स्टिल मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो पेसर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करें तो उसके बाद मौका होगा पाकिस्तान के लिए कमबैक करने का, अगर सेकंड इनिंग में फिर बेहतर बैटिंग की। और जाहिर है बाबर अगर अनफिट है, नहीं खेल पा रहे, तो अभी बाकियों का काम है ना कि वो कैप्टन की कमी पूरी ना होने दे, लेकिन किसी और ने भी जिम्मेदारी नहीं ली। अब्दुल्ला थोड़ा बेहतर खेले थे, किसी हद तक इमामुल हक, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत ही मायूस परफॉर्मेंस हमारी। तो आपको लगता है हमारे बॉलर्स ऐसे हैं जो इस पिच से फ़ायदा उठा सकेंगे? क्योंकि जो रूट को देखें आप, जो इंग्लिश कप्तान है, टॉस जीतने के बावजूद उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया, इसका मतलब है कि बॉलिंग पिच है ये, और अगर इससे फ़ायदा बॉलर्स ने नहीं उठाया तो बैट्समैन तो बिल्कुल नहीं उठा पाएंगे। नहीं, तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ये तो मैं और आप भी टीवी पे अगर मैच देख रहे होते तो हमने देखा था कि आसमान पूरा काला हुआ था और इतना ओवरकास्ट कंडीशंस थी, बिल्कुल बारिश का चांस था, तेज हवाएं चल रही थी, और 4 पेसर्स के साथ इंग्लैंड खेला, यानी उनको पहले ही पता था कि पिच ऐसी होगी। लीड्स में वैसे ही यही होता है कि पिच लाइवली होती है, तो उसमें तो टॉस जीतकर फील्डिंग का बिल्कुल करेक्ट एक डिसीजन था जो उनके बॉलर्स ने दुरुस्त साबित भी किया। और पाकिस्तान अगर टॉस जीतता, मेरे ख्याल पाकिस्तान भी पहले बॉलिंग ही करता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो हमारे मिडिल ऑर्डर का मसला है, ये किस तरह से हल होगा? ये हमारी बैटिंग लाइनअप में ये मिडिल ऑर्डर कुछ भी नहीं कर पा रहा, और ये एक नहीं, एक तवील अरसा गुजर चुका है, एक मैच की बात नहीं, एक तवील अरसा गुजर चुका है जिसमें कई सीरीज गुजर चुकी हैं, जिसमें कई मैचेस हो चुके हैं, मिडिल ऑर्डर काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। इसको किस तरह से फिक्स किया जाए? मिडिल ऑर्डर के साथ लोअर ऑर्डर की भी बात करें आप, क्योंकि जैसे पहले हमने कहा कि 5 विकेटों के बाद तो फिर हमारी 5 विकेटें ऐसी गिर जाती है जैसे है ही नहीं कोई। दुनिया के टेल एंडर्स स्कोर कर रहे हैं, हमारे टेल एंडर्स बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। तो ये तो देखना पड़ेगा कि इसकी वजूहात क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है, और मिडिल ऑर्डर क्या टॉप ऑर्डर सारी बैटिंग ही हमारी फ्लॉप जा रही है। तो ये सारी वजूहात जाननी पड़ेगी, क्योंकि बकौल सेलेक्टर्स की मुल्क का बेस्ट टैलेंट है। अगर मुल्क का बेस्ट टैलेंट भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे आगे? मुल्क में ही तो टैलेंट मौजूद नहीं है बकौल उनके। फिर अच्छा, ये बताएं कि 2 विकेट पर 112 रन बनाए हैं पहले दिन के इख्तिताम पर इंग्लैंड ने, तो आपको ये कहाँ पर टारगेट पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? पहली इनिंग्स में कहाँ तक वो जो है वो लीड दे सकते हैं पाकिस्तानी टीम को? देखिए, मुझे तो लग रहा है 300 या 300 से ऊपर तो ये जा सकते हैं, लेकिन अगर गैर मामूली बॉलिंग आगे तो आज पाकिस्तानी बॉलर्स कर जाए तो उसके बाद हो सकता है कम स्कोर पे भी आउट कर लें, क्योंकि हमारी इस टेस्ट में बका इसी में है कि कम से कम स्कोर में इंग्लैंड को आउट करें और उसके बाद सेकंड इनिंग में अच्छी बैटिंग करके कुछ ऐसा करें कि फिर जीतने का चांस हो सके। बिल्कुल ठीक। क्योंकि अभी तो एक ही दिन हुआ है और इसमें हमने देखा 12 विकेटें गिर चुकी है, तो यानी फैसला तो होना ही है मैच का, और गालिबन हो सकता है 4 दिन में ही हो जाए। तो कमबैक का मौका है, हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान टीम पूरी बाहर हो चुकी है, लेकिन पहला ही दिन उसके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन वैसे इनकी कोशिश होती है कि पहला दिन गुजरा है, ये जो टेस्ट मैचेस है 5 दिन की बजाय 3 दिन के हो जाएं और जल्दी से जल्दी फैसला हो जाए। सलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। शो का अख्तिताम है तो बुलबुले पाकिस्तान को याद करते हैं। आज 4 बरस बीत गए हैं उनको हमसे बिछड़े। पाकिस्तानी मौसीकी की दुनिया भर में पहचान, दिलसोज आवाज़ और सहर अंगेज शख्सियत की मालिका नैयरा नूर को मद्दाहों से बिछड़े 4 साल बीत गए हैं। नैयरा नूर 3 नवंबर 1950 को गुवाहाटी में पैदा हुई और 1971 में पीटीवी के सिलसिलावार खेलों के लिए गीत गाने से अपने बाकायदा फ़न का आगाज़ किया।
नैयरा नूर ने रेडियो पाकिस्तान, टेलीविज़न और पाकिस्तानी फिल्मों में ऐसे ऐसे गाने गाए कि वो आज भी कानों में रस खोलते हैं। जले तो जलाओ गोरी, बीच का लाओ गोरी, जले तो जलाओ गोरी, बीच का लाओ गोरी, अभी न बुझाओ गोरी, अभी से बुझाओ ना, अभी से बुझाओ ना। उन्होंने बरसों कबल गुलकारी को खैरबाद कह दिया था, लेकिन उनकी आवाज़ में गाए जाने वाले नगमे, गज़लें, फिल्मी गीत और मिली नगमे आज भी सदाबहार हैं। नैयरा नूर ने behzad लखनवी, इब्न इंशा, नासिर काज़मी, फैज़ अहमद फैज़ के कलाम को आवाम तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अपनी गुलकारी के लिए हमेशा नहायत खूबसूरत शायरी का इंतखाब किया। कई दहाइयों पर मुहित करियर के दौरान सैकड़ों मशहूर गानों के साथ नैयरा नूर ने मुतादिद अवार्ड्स भी जीते, एज़ाज़ात भी अपने नाम किए। नैयरा नूर को 2006 में तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। तो ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट था जो हमने उनको दिया है। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। हम आपको छोड़े जाते हैं उनके एक खूबसूरत से गीत के साथ।